वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थ्योरी, मतलब कि जितने भी फॉर्मूला और जितने भी कॉन्सेप्ट है आज के क्लास में हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इस क्लास के बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बच नहीं पाएगा। चाहे कोई भी एक भी छोटा से छोटा भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा, सभी को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखेंगे। क्या है आपका कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे समीकरण होगा उसमें दो चर होगा। और रैखिक का क्या मतलब है कि जो चर होगा उसका पावर एक होगा, घात एक होगा। और युग्म का मतलब है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होगा वो आपका पेयर में होगा, मतलब कि दो होगा, उसको हम लोग युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ भी ये a2x प्लस b2y प्लस c2 दो चर वाले रैखिक समीकरण है। सर दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे समझे? तो यहाँ देखिए x और y दो चर है और इसका जो x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, तो दो चर हुआ और पावर 1 का मतलब होता है मतलब घात एक, मतलब कि रैखिक है। तो दो चर वाले ये रैखिक है और इक्वल टू लगा हुआ हो किसी व्यंजक में तो उसको समीकरण कहते हैं। तो ये हुआ आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे ही देख लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए दो चर है और जो चर है xy इसका पावर कितना है? 1 है। तो दो चर वाले रैखिक हो गया। समीकरण कैसे है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और ये भी आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी दो चर है। रैखिक कैसे है? x का पावर 1 है, y का पावर 1 है तो रैखिक है। यदि पावर एक हो तो रैखिक होता है, दो पावर हो तो आपका क्या होगा? द्विघात हो जाएगा, तीन पावर हो तो त्रिघात हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जो सिलेबस पे पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण और दोनों यहाँ पेयर में है, इसलिए हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर जो बनते हैं उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपको यहाँ पर एक पूरा टेबल बना के दिया गया है, यदि इसको आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका लगभग जितने भी टारगेट के क्वेश्चन होंगे, यदि मान लीजिए कि टारगेट में आपके शायद 50 या 60 जो भी क्वेश्चन है उसमें से लगभग क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं क्या शर्त है। जैसे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका जो आलेख होता है वो प्रतिच्छेदित होता है। सर प्रतिच्छेदित का क्या मतलब है? आप इस ग्राफ को देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x अक्ष है और y अक्ष है। इसमें जो दो समीकरण है, दोनों समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो वह किसी एक बिंदु पर आपस में कटेगा। और एक बिंदु में आपस में कट रहा है तो हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है? प्रतिच्छेदित हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कट रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदित। और यदि प्रतिच्छेदित हुआ तो कितने बिंदु पे कटा? तो दोनों जो आपका समीकरण है रैखिक समीकरण दो चर वाले, दोनों का जो आलेख है वो एक बिंदु पे कटा, इसलिए इसका कितने हल होंगे? एक हल होंगे, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, यानी कि एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है, समझ गए? प्रतिच्छेदित होगा, एक हल या अद्वितीय हल होगा। संगत क्या है मतलब? सर संगत का मतलब है कि दोनों जो यहाँ पे दोनों जो रेखा है जो किसी क्या है, दोनों समीकरण का जब हम लोग आलेख खींचे तो आलेख जो दोनों यहाँ पे रेखा है वह किसी न किसी बिंदु पर आपस में मिले हैं। तो मिले हैं मतलब कि संगति हुआ है, दोस्ती हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि यह संगत है। अविरोधी क्या है? तो आप ही बोलिए, यदि दोनों संगति हुआ है, संगत हुआ है, तो क्या एक दूसरे का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। तो विरोध नहीं करेंगे तो हम बोलते हैं कि अविरोधी है। तो आप याद रखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है? प्रतिच्छेदित, एक हल या अद्वितीय हल, संगत और अविरोधी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए
तो इसका जो आलेख होगा वो समपाती होगा। समपाती किसको कहते हैं? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक ही लाइन है, एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है, यानी कि इसी पर आपका दोनों लाइन है, यानी कि हर बिंदु पर एक दूसरे से मिले हैं, तो इसको समपाती कहते हैं। ठीक है ना। तो अनेक हल होगा। क्यों अनेक हल होगा? क्योंकि दोनों जो यहाँ पे दोनों जो रेखा है, जो दिया हुआ आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दोनों का आलेख खींचने पर दोनों एक ही जैसा आपको लाइन दिखेगा, रेखा दिखेगा। तो यह प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो एक बिंदु पर नहीं, अनेक बिंदु पर आपस में मिले हैं, प्रतिच्छेद आपस में मिले हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। भाई संगत है कि असंगत? आप ही बोलिए। जब पूरे बिंदु पर मिले हुए हैं तो भाई असंगत कैसे हो सकते हैं? संगत होंगे। उसके बाद अविरोधी होंगे। यदि संगति हो गया, दोस्ती हो गया, तो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, मतलब अविरोधी होगा। ठीक है। अब आ जाइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो समांतर है। समांतर यहाँ पे देखिए समांतर है, मतलब दोनों रेखा के बीच में जो दूरी है किसी भी बिंदु पर, सभी बिंदु पर बराबर है। चाहे यूं कहे कि इस दोनों रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होंगे, उस दोनों रेखा को समांतर कहते हैं। यदि समांतर है तो ये दोनों रेखा कभी आपस में नहीं मिलेंगे। यदि नहीं मिलेंगे तो उसका कोई हल नहीं होगा। यदि हल नहीं होगा तो उस दोनों में दोस्ती नहीं होगा, मतलब क्या हुआ? असंगत है। ऐसे याद रखेंगे, असंगत है, और असंगत है तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो क्या होगा? विरोधी होगा। मतलब आपको सिर्फ प्रतिच्छेदित याद हो तो प्रतिच्छेदित एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, और एक हल होगा तो संगत होंगे, और संगत होगा तो अविरोधी होंगे, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे। अब यदि समपाती है तो अनेक हल। समपाती का मतलब कि बहुत बने कि अनेकों बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसका अनेक हल होगा या अनगिनत हल होगा। संगत भी होंगे, अविरोधी होगा। और यदि समांतर होंगे तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो असंगत होंगे और असंगत होंगे और एक दूसरे का विरोधी होंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या करना है? याद कर लेना है। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में बनेंगे। ठीक है। चलिए, अब एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। जैसे कि 3x + 4y + 7 = 0 है, और 2x + 9y = 8 है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि दोनों समीकरण को ध्यान से देखें। तो यहाँ इक्वल टू में 0 है, लेकिन यहाँ इक्वल टू में 8 है। तो ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 नहीं है। इसको पहले ठीक कर लीजिए। 2x + 9y - 8 = 0। ठीक है। ये कब लगेगा? जब आपको जरूरी पड़े। संगत, असंगत, अविरोधी, विरोधी, एक हल है कि अनेक हल है, संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदित है, इस तरह का जब शब्द आए तो आपको सबसे पहले इक्वल टू के उधर 0 होना चाहिए। यानी कि इक्वल टू के ऊपर यदि 8 है तो उसको इधर बुलाइए, +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा। समीकरण 1 है तो x का जो यहाँ पे गुणांक होगा वो a1 होगा, तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 4, c1 का मान हो जाएगा 7। देखिए x से पहले जो है ये a है, y से पहले जो है b है, और जो यहाँ बच गया c है। लेकिन इस समीकरण 1 है तो यह a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। अब समीकरण 2 में चलिए। तो x से पहले जो है a2 है तो a2 = 2, b2 जो यहाँ से हो जाएगा 9, और जो बच गया c2 हो जाएगा 8। तो 8 यदि आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 से पहले माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा -8। एक और हम करके x - y - 9 = 0, 2x + 7y = -3 = 0। तो यहाँ देखिए a1 का मान, तो x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, a1 1। b1 क्या हो जाएगा? तो y से पहले कुछ नहीं है तो 1, लेकिन माइनस है ना तो -1, और c1 का मान हो जाएगा -9। यहाँ से a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू हो जाएगा 7, और c2 का क्या वैल्यू हो जाएगा? -3। और उसके बाद आपका जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना आपको आना चाहिए।
और इसके लिए एक फॉर्मूला। ऐसे तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 4 विधि से हल किया जाता है। एक आलेखीय विधि, दूसरा विलोपन विधि, विलोपन को ही हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, या उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, और चौथा ब्रज गुणनखंड विधि। तो ब्रज गुणनखंड विधि में एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है? देखिए, एक्स बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू, देखिए BC आ गया, अब Y, अब C, देखिए खत्म C से हुआ तो C से स्टार्ट करिए, C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू, अब 1, अब खत्म A1 पे हुआ तो A1B2 माइनस A2B1। इस फॉर्मूला के मदद से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर सकते हैं और इसे क्या कहते हैं? ब्रज गुणनखंड विधि। हाँ, कुछ इसको यदि आप कहें कि सर एक्स और वाई का अलग अलग फॉर्मूला लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको और इसको ले लीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा तो B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। इससे आपको डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और y का वैल्यू यदि डायरेक्ट जानना है कि डायरेक्ट सर बता दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। इससे क्या होगा कि ब्रज गुणनखंड विधि का एक कंबाइंड फॉर्मूला है। इससे क्या करेंगे कि मान रख देंगे और इसको लेकर x का मान निकाल लेंगे और इस दोनों को लेकर y का मान निकाल। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर अलग अलग बता दीजिए तो इससे आप x का मान निकाल लीजिए और इससे आप किसका मान निकाल लीजिए? y का मान निकाल लीजिए। आपका कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है वो आपका हल हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप समीकरण को लिखें तो इस फॉर्म में लिखें, जैसे समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, मैंने इक्वल टू के उधर 0 होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप उधर जो अचर राशि है, चाहे कोई भी आपका चर ही राशि है, उस सब को एक साइड ले आइए और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सर आपके कहने का क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन है 2x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y इक्वल टू 9। तो यहाँ देखिए इक्वल टू के बाद 0 है, एकदम आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है। ब्रज गुणनखंड विधि में 4x प्लस 7y और इधर 9 है तो इधर ले ये माइनस 9/0 और ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। उसके बाद इसको क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे? E1 का मान 2, B1 का मान 7, C1 का मान -9, यहाँ पे A2 का मान 4, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा एकदम करेक्ट आएगा। इससे बनाना है इससे बना लीजिए और इस दोनों से बनाना है तो इस दोनों से बना लीजिए। आपका ब्रज गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, भाषा वाले प्रश्न होते हैं, उसमें आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्या है? फर्स्ट नंबर, यदि आपको नाव और धारा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप यदि नाव का चाल आप मानते हैं, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा जो है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो धारा के अनुकूल जब नाव जाएगी, धारा के अनुकूल दिशा में यानी धारा की दिशा में, तब जो चाल होगा नाव का वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कब? धारा के अनुकूल दिशा में, जिधर धारा जा रहा है उसी दिशा में। और धारा के यदि प्रतिकूल यानी कि उस विपरीत दिशा में यदि जाना हो तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है ना? इस बात को आप याद रखें। 1 मार्क्स में भी आ सकता है और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आयु वाला प्रश्न है तो उसमें हमेशा वर्तमान आयु माना जाता है। जैसे कि मान लिए कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है
पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या होगा, तो x+7 होगा। लेकिन यदि पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, क्योंकि आयु किसी का रुक नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि यदि बोले कि 7 वर्ष पश्चात, तो पश्चात मतलब बाद, तो प्लस कर दीजिएगा। बोले कि 3 वर्ष पूर्व, तो x-3 कर दीजिएगा। और पुत्र का y माने है तो y-3 कर दीजिएगा। यदि आपका भिन्न का बात हो तो भिन्न में याद रखेंगे कि यदि भिन्न है आपका एक x/y, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उसके बाद यदि 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न आ जाए और इकाई का अंक यदि आप x मानते हैं, किसका अंक, इकाई का अंक x, और दहाई का अंक यदि y मानते हैं, फिर से सुन लीजिए, इकाई का अंक आप x मानते हैं और दहाई का अंक y मानते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 10 है, और सॉरी दहाई का अंक y है। तो दहाई का अंक में 10 से गुना कर दीजिएगा, 10y और +x, और यही आपका संख्या हो जाएगा। यानी इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो दहाई का अंक y, तो दहाई में दहाई मतलब 10y + 1, ठीक, 1 + x। यदि बोलेगा कि संख्याओं का अंक पलट गया, तब संख्या क्या होगा, तो अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आएगा 10, जहां पे y है अब वहां पे x आ जाएगा, और जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है यदि आपको अच्छे से याद रहता है तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में जो है उसके क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितनी भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी था हमने एक एक करके आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि टारगेट बुक से लिया जाएगा। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और यदि आपको वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो इस चैनल को शेयर करिए लोगों में, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।